नमस्ते बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की कहानी जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। इस कहानी के कथाकार हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बच्चों हिंदी और उर्दू के मशहूर कहानीकार हैं। ये उन प्रसिद्ध कहानीकारों में से हैं जिनका अनुवाद पूरी दुनिया में बहुत प्रचलित हुआ। प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद सबसे ज़्यादा अनुवाद कृष्णचंद्र की ही कहानियों का हुआ है। इनका जन्म 23 नवंबर सन 1914 को वजीराबाद गुजराकला में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इनकी मृत्यु मुंबई में 8 मार्च 1977 को हुई। बच्चों, कृष्णचंद्र को उनके साहित्यिक और पत्रकारीय जीवन के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। कृष्णचंद्र ने कुल मिलाकर 46 उपन्यास और 30 से ज़्यादा कहानी संग्रह लिखे। इसके अलावा उनके 20 नाटक भी प्रचलित हैं। उन्होंने बच्चों के साहित्य की रचना भी की। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में कृष्णचंद्र कहानी को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के साथ कृष्णचंद्र का गहरा संबंध था। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल होने के बाद अपनी कहानियों को एक नया मोड़ दिया। उनकी कहानियां आम जन के साथ जुड़ी। लेखन को ही कृष्णचंद्र ने अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए, जहां पर उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और जाहिर सी बात है इस वजह से वे मुंबई आ गए और अंतिम समय तक मुंबई में ही रहे। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे हैं, लेकिन उनकी असली पहचान कहानीकार के रूप में ही हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी रचनाओं पर यदि हम बात करें तो गिरजा ए खंदक उनका कहानी संग्रह है और यूकेलिप्टिस की डाली ये भी उनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे शिकस्त, जरगांव की रानी, जब खेत जागे, आसमान रोशन है, हम वहशी हैं, अन्नदाता, एक गधे की आत्मकथा, सड़क वापस जाती है, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। बच्चों, कृष्णचंद्र काव्यात्मक रूमानियत और शैली की विविधता के कारण हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम रखते हैं। इनकी कहानियों में एक अजीब प्रकार का व्यंग हमें देखने को मिलता है। इनकी शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया, उर्दू कहानियों से होती है। उर्दू कथा साहित्य में वे अपनी अनूठी रचनाशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रभाव था, इसलिए उनका लेखन यथार्थवादी नज़रिए से संपन्न हुआ है। उनके संपूर्ण लेखन में समय और समाज की विडंबनाओं पर कटाक्ष करती हुई व्यंग्य की एक विशिष्ट भंगिमा रहती है। आशय यह है कि उनके लेखन में व्यंग्य इस तरह से आता है मानो वह उसका एक अभिन्न हिस्सा हो। इस दृष्टि से उनकी कुछ रचनाएं तो बहुत सराही गई, जैसे एक गधे की आत्मकथा बहुत सराहनीय रचना रही उनकी। जामुन का पेड़ भी प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा ही है और यह कहानी हालांकि व्यंग्य की पुरानी परिपाटी के अनुसार ही है, यानी इसमें अनुपात से ज़्यादा फैलाव है। इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से और अविश्वसनीय घटनाओं को भी जोड़ा गया है, लेकिन बावजूद इसके इस कहानी को पढ़ते हुए हम लगातार सरकारी तौर तरीकों और लाल फीताशाही पर व्यंग होता हुआ देखते हैं। हम सरकारी मशीनरी और कार्यालयों की असंवेदनशीलता और अमानवीयता से भी रूबरू होते हैं और हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से यह कहानी अपने आप में आम जन के दुख को व्यक्त करने वाली कहानी है। आइए बच्चों, अब मैं आपको कहानी जामुन का पेड़ की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा भी और उसके अर्थ को समझाऊंगा भी।
रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़, झक्कड़ का अर्थ होता है आंधी। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो इसे मालूम पड़ा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। आशय यह है कि यह पूरी घटना इस बात को दिखाती है कि माजरा तो बस इतना सा था कि एक पेड़ गिर गया था और नीचे एक आदमी दब गया था। इस पेड़ के गिरने से दबे हुए आदमी को मुक्त करना असली कार्य था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेड़ जब गिरा तो माली ने देखा। माली ने उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने के बाद उसकी सूचना क्लर्कों तक पहुंचाई। क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट तक पहुंचाई। यानी इस बात की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था कि वह आदमी जो दबा हुआ है उस पर क्या बीत रही होगी, बल्कि जो नियम होता है किसी कार्यालय में, किसी सरकारी कार्यालय में काम करने का जो नियम होता है, उस नियम के पालन को लेकर लोग ज़्यादा सतर्क थे। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। तो देखा आपने, इन सभी का ध्यान अपने अपने हित पर, अपने अपने स्वार्थ पर है। ये सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं, दुखी हैं कि जामुन का एक फलदार वृक्ष गिर गया, लेकिन इस बात को लेकर उनमें से कोई भी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है कि एक आदमी भी उस वृक्ष के नीचे दब गया है। बच्चों, ये कहानी एक तरह से उस व्यवस्था की तरफ भी व्यंग करती है जहां पर मनुष्य की कीमत कुछ भी नहीं है, बल्कि संपत्ति की कीमत ज्यादा है मनुष्य से। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो माली है उसकी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई हैं बजाय इसके कि जो बाकी सरकारी अमला है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि माली अभी भी सरकारी कामकाज की तुलना में मनुष्य से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मनुष्यता से उसका ताल्लुक ज़्यादा है। इसलिए माली नियम कायदों के या अपने स्वार्थ को ज़्यादा तरजीह देने की बजाय उस मनुष्य की पीड़ा को समझ रहा है। इसलिए माली यह कहता है कि यह बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से इस आदमी को पेड़ के नीचे से निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। अब देखिए, पूरा का पूरा चक्र चलने लगा। सरकारी कामकाज का जो तरीका होता है वह तरीका एक तरह से शुरू हो गया। सुपरिंटेंडेंट ने रोक दिया कि इस तरह की किसी भी घटना पर
या किसी भी सरकारी कार्यालय में घटना का एक तरीका होता है, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि प्रोसेस है, एक तरीका है सरकारी कार्यालयों के काम करने का। और जो पदानुक्रम है, यानी कौन किस पोस्ट पर है, धीरे धीरे फाइल अगली पोस्ट की तरफ, फिर अगली पोस्ट की तरफ, फिर अगली पोस्ट की तरफ, अंत में जो उच्च पद पर आसीन होता है वह निर्णय लेता है और फिर से फाइल नीचे तक आती है। तो जहां पर काम सचमुच में होना होता है उस मेज तक आते आते बहुत समय बीत जाता है। और लगभग ऐसा ही इस कहानी में भी हम देख रहे हैं कि कहाँ तो एक आदमी की, एक बेचारे मनुष्य की जान सांसत में फंसी हुई है, वह पेड़ के तने के नीचे दबा हुआ है, उसकी जीवन रक्षा पहला उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग अपने नियम को, अपने तौर तरीके को अपनाने से नहीं चूकते और वे कहते हैं कि फाइल सुपरिंटेंडेंट से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हुए चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर तक जाएगी। तो मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान दिया, कुछ मन चले क्लर्कों ने खुद ही इस समस्या के निदान का प्रयास किया। अब आप देख रहे हैं कि उन क्लर्कों को जो खुद समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मनचला कहा गया है। यहाँ पर भी व्यंग है। प्रायः ऐसे लोगों को जो नियम की बजाय काम को तरजीह देते हैं, सरकारी विभागों में मनचला या मनमानी करने वाला भी माना जाता है। तो मनचले क्लर्कों ने यह तय किया कि हम खुद ही मिलकर हटा देते हैं। लेकिन इसी समय सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आया और बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चूंकि यह पेड़ जिस जगह पर गिरा था वह जगह व्यापार विभाग के तहत आती थी, इसलिए व्यापार विभाग के लोगों ने सोचा कि इस पेड़ को हटाया जाए, विशेष रूप से क्लर्कों ने और माली ने। लेकिन सुपरिंटेंडेंट एक नए नियम के साथ उपस्थित हुआ और उसने बताया कि यह जो पेड़ गिरा है वह हमारे अधीन तो आता ही नहीं, हमसे तो संबंधित ही नहीं है। चूंकि ये पेड़ की बात है और पेड़ कृषि विभाग से संबंधित है, तो इस समस्या का निदान, इस समस्या का समाधान भी कृषि विभाग से ही होगा। और इसलिए उसने कृषि विभाग को अर्जेंट मार्क करके फाइल भेज दी। यानी वह यह भी दर्शाना चाह रहा है कि वह तो स्वयं चाहता है कि जल्दी इस समस्या का निदान निकले, लेकिन अब एक विभाग से फाइल दूसरे विभाग तक चली गई। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है पेड़, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। देखिए, एक विभाग अपनी समस्या को, अपने सामने आए हुए कार्य को दूसरे विभाग पे टाल रहा है, दूसरा विभाग फिर से पहले विभाग की तरफ भेज रहा है। और आप देखेंगे इस कहानी में क्रमशः कि एक विभाग दूसरे विभाग को, दूसरा विभाग तीसरे विभाग को इस समस्या को टालता रहता है और किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।
बच्चों, क्या आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या है? आपने विज्ञान में अवश्य पढ़ा होगा। हॉर्टिकल्चर दरअसल उन वृक्षों से संबंधित होता है जिन वृक्षों में फलों की उपज ली जाती है, यानी कुल मिलाकर यह फल की कृषि से संबंधित है। तो कृषि विभाग ने अपने ऊपर आई हुई इस बात को, अपने लिए आए हुए इस कार्य को आगे की तरफ सरका दिया हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ कि यह समस्या चूंकि जामुन के पेड़ की है और हम जानते हैं कि जामुन फल है और फलदार पेड़ की जिम्मेदारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है, इसलिए इस फाइल को हम आगे भेजते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। देखिए यहाँ पर अब उस पूरे पेड़ और उस व्यक्ति के चारों तरफ पुलिस का पहरा था। और पहरा किस लिए था? पहरा समस्या के समाधान के लिए नहीं था, उस आदमी की जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इस बात के लिए था कि कहीं लोगों को दया ना आ जाए और लोग उस पेड़ को हटा ना दें, जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं था, गैर कानूनी था, क्योंकि सरकारी पेड़ गिरा है तो उसका हटना भी सरकारी नियम कायदों से बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को इजाजत दी कि माली उस आदमी को खाना खिला सकता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। तो देखा बच्चों आपने, मालिक किस तरह से उस आदमी की चिंता करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि माली को इस बात की भी चिंता है, वो उस आदमी से कहता है कि अच्छा हुआ पेड़ तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर पेड़ तुम्हारे कूल्हे के नीचे कमर पर गिर जाता तो मुश्किल हो जाती। मुश्किल क्यों हो जाती? मुश्किल इसलिए हो जाती क्योंकि तब रीढ़ की हड्डी टूट जाने की संभावना थी। आशय यह है कि जिस प्रकार से हम किसी रोगी को, किसी बीमार व्यक्ति को, किसी परेशान व्यक्ति को यह बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जो दुख है वह दुख इतना बड़ा नहीं है, तुम्हारा दुख छोटा है, इससे बड़ा दुख हो सकता था, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। जैसा कि आपने 3 इडियट फिल्म में भी सुना होगा, ऑल इज वेल एक जुमला बोला जाता था। उससे दुख नहीं कम हो जाता, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो उसी प्रकार से माली भी उस दबे हुए आदमी को दिलासा दे रहा है और वह उम्मीद कर रहा है कि उससे दुख उसका कुछ कम होगा। यही नहीं, वह उससे कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। यानी माली उसके परिजनों को, उसके परिवार के लोगों को भी खबर देने की बात करता है। इससे एक भरोसा जगता है उस आदमी के भीतर जो कि पेड़ से दबा हुआ है। वह आदमी इन सभी बातों पर कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन इस बात पर जो कि माली ने उससे कहा कि तुम्हारा कोई वारिस हो, उसको मैं बता देता हूँ, आदमी जवाब देता है और कहता है, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, यानी वह आदमी बहुत मुश्किल से अपने दर्द को जज्ब करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए जो माली उसे दिलासा देने की बातें कर रहा था, उन बातों का वो कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि वह जानता था कि ये सारी बातें अर्थहीन बातें हैं। लेकिन जब वारिस की बात आती है तब वह जवाब देता है कि वह लावारिस है, यानी उसका कोई वारिस नहीं है, उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। इसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ उगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी
एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। हॉर्टिकल्चर विभाग से ये जो जवाब आया है, उस जवाब को सुनकर हैरत होती है। आखिर हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी ने क्या सचमुच में इस समस्या को समझने की भी कोशिश की? हॉर्टिकल्चर विभाग का जो अधिकारी है, उसका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि यह एक फल के वृक्ष को काटे जाने की बात है। वह इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यह फलदार वृक्ष एक व्यक्ति के ऊपर गिरा है, एक जिंदा मनुष्य के ऊपर गिरा है, और वह जिंदा मनुष्य उसके नीचे दबकर अपने जीवन की अंतिम घड़ी को गिन रहा है। और इसी कारण वह जब जवाब देता है तो कड़ा जवाब ही नहीं देता, बल्कि साहित्यिक भाषा में देता है। कल्पना कीजिए, जहां एक मनुष्य के जीवन का प्रश्न हो, वहां पर कोई भला कैसे कलात्मकता और साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर सकता है? वहां तो सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का आता है कि कैसे उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। तो बच्चों, आपने कृष्णचंद्र की इस कहानी जामुन का पेड़ का यह अंश सुना, और आपने समझने की कोशिश की कि किस तरह से सरकारी विभाग, कार्यालय, नियम कायदे, तौर तरीकों के पालन के चक्कर में मनुष्य के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उसको भुला देते हैं। नियम मुख्य हो जाता है, मनुष्य का कल्याण गौण हो जाता है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, यानी पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। लेकिन वास्तविकता ये है, यथार्थ ये है, कटु सच्चाई ये है कि मशीनरी, सरकारी कार्यालय नियम कायदों में उलझाकर मनुष्य की संवेदनाओं के साथ खेलते रहते हैं। इस कहानी का अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए